एवरीवन, 0 रुपीज़ मार्केटिंग के इस नए लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में हम जानेंगे कि हमारा कस्टमर ऑनलाइन सेलिंग की ओर क्यों जाने लगा है। अगर ये बात हमने भी जान ली तो हम भी अपने कस्टमर को वो कन्वीनियंस दे सकते हैं और उनको हमारे तक ही सीमित रख सकते हैं। उम्मीद है आप पेपर और पेन लेके रेडी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग क्यों खरीदता है, उसका सबसे पहला रीज़न है सिलेक्ट इजीली। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कई सारे प्रोडक्ट एक साथ होते हैं। कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है और रिलायबल है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इजीली चूज कर सकते हैं। वो अपने बजट के हिसाब से या फिर फीचर के हिसाब से अपना प्रोडक्ट खुद चूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके सामने एक साथ ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी शॉप पर भी ढेर सारे ऑप्शन है जहाँ पर से कस्टमर आसानी से कोई अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है। पर जनरली ऐसा होता है कि जिसमें हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखाते हैं जो कस्टमर खरीदने नहीं आया था, या फिर हम उन्हें वैसी चीज़ दिखाते हैं जो हमें नहीं दिखानी चाहिए थी। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक कपड़े की शॉप है और आपके पास एक कस्टमर आता है शर्ट खरीदने के लिए। उनके पास मैक्सिमम बजट 500 रुपीज़ का है। हमने उनको बढ़िया क्वालिटी की एक शर्ट दिखाई है जिसकी प्राइस है 600 रुपीज़, और आपकी क्वालिटी ऐसी बढ़िया है और कम्युनिकेशन स्किल भी ऐसी बढ़िया है कि आपने कस्टमर को कन्विंस भी कर लिया है और कस्टमर ने वो शर्ट आपसे खरीद ली है। अब आपका कस्टमर थोड़े दिन के बाद अपने एक फ्रेंड से मिलता है। उनके पास वैसी ही शर्ट होती है जैसी आपके कस्टमर ने आपकी शॉप से खरीदी होती है, पर वो शर्ट की प्राइस होती है 300 रुपीज़। तब क्या होगा? तब आपका कस्टमर पहले उनको वो प्राइस पूछेगा कि ये शर्ट कहाँ से ली और कितनी प्राइस में ली। उनकी क्वालिटी चेक नहीं करेगा। तब जब उनकी प्राइस कम होगी तब आपके कस्टमर के माइंड में आपके लिए नेगेटिविटी कन्वर्ट होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पास दोबारा ना आए। भले ही आपने राइट प्रोडक्ट को राइट दाम में बेचा हो और आपकी क्वालिटी भी बेटर हो, फिर भी आपका इंप्रेशन नेगेटिव होगा और हो सकता है कस्टमर दूसरी शॉप पर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर जाए। अब यही चीज़ डिजिटल ई कॉमर्स की वेबसाइट पर कैसे काम करती है वो देखते हैं। यहाँ पर डिजिटल ई कॉमर्स की वेबसाइट पर दो प्रोडक्ट के फीचर और क्वालिटी के साथ उनको मेंशन किया गया होगा। तो वहाँ पर दो एक जैसी प्रोडक्ट के भी क्वालिटी कस्टमर खुद चेक कर के वो प्रोडक्ट ले सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्वालिटी कैसी है, फीचर कौन से है और उनकी प्राइसिंग क्या है, वो कस्टमर आसानी से चेक करेगा और फिर उनको परचेस करेगा। जबकि हमारे वाले किस्से में क्या हुआ था कि उन्होंने अपने फ्रेंड से प्रोडक्ट की प्राइस तो पूछी थी, पर उनकी क्वालिटी कैसी है वो चेक नहीं किया था। अब यहीं पे हम मार खा जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां कस्टमर को वो कन्वीनियंस देते हैं जिसमें वो आसानी से प्रोडक्ट को चूज़ कर सके, वो हम कभी नहीं दे पाते। इसके कारण हमारा कस्टमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चला गया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो है मल्टीपल ऑप्शन और प्रोडक्ट के कंपैरिजन। ऑनलाइन स्टोर में हर प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कलर में, साइज़ में या फिर प्राइस में। वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, जबकि हमारे पास केवल लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। ऑनलाइन स्टोर पर हम ढेर सारी प्रोडक्ट को कम समय में एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन बिजनेस में ये भी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर हम प्रोडक्ट को कंपेयर भी करते हैं तो हमें क्लैरिटी नहीं मिलती जितनी ऑनलाइन स्टोर में मिलती है। जैसे कि ऑफलाइन स्टोर में हम सारे प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को बारी बारी से समझाते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन के बारे में हम सारे मोबाइल फ़ोन के बारे में उनके फीचर और बेनिफिट हमारे कस्टमर को बारी बारी समझाते हैं, पर कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर की मेमोरी पावर बढ़िया नहीं होती और हर कस्टमर की सोचने समझने की और जल्दी कैचअप करने की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। जबकि ऑनलाइन स्टोर में कई ऐसी वेबसाइट है जहां पर एक साथ कई प्रोडक्ट के फीचर, बेनिफिट और प्राइस को कंपेयर किया जा सकता है। वहां पर हम इजीली चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए बढ़िया है और कौन सी नहीं है। या फिर कस्टमर खुद अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर बारी बारी से कंपैरिजन कर सकता है और सारी प्रोडक्ट और फीचर को और उनके प्राइस को चेक कर सकता है और उनके लिए अफोर्डेबल सॉल्यूशन खुद ही ढूंढकर वो ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकता है। जबकि ऑफलाइन स्टोर में वो फिर से घर के और मुड़ जाता है और एक डिसीजन नहीं ले सकता।
यानी कि हमारा दूसरा और तीसरा पॉइंट मल्टीपल ऑप्शन और प्रोडक्ट कंपैरिजन, उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइम। ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेसिंग में टाइम एकदम कम लगता है, जबकि हम ऑफलाइन खरीदी में टाइम ज़्यादा लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हर प्रोडक्ट के लिए टाइम देना ज़रूरी है और ऑनलाइन खरीदी की 2-3 दिन बाद प्रोडक्ट घर पर आता है, जबकि ऑफलाइन में तो कभी भी हम प्रोडक्ट को खरीद कर घर ले जा सकते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आज टाइम सबके पास कम है। अब जो सिटी एरिया की बात करें तो घर में हर कोई जॉब कर रहा है और विलेज में भी हस्बैंड एंड वाइफ जॉब करने में लगे हुए हैं। अब अगर उन्हें कुछ खरीदना है तो उन्हें जल्दी ऑफिस से या टाइम पर निकलना होगा और रोज़ की भगदड़ से बचने के लिए वो धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करने में लगे हुए हैं। जैसे कि मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में वेजिटेबल और फ्रूट की होम डिलीवरी होनी शुरू हो गई है और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन फूड भी डिलीवर किया जाता है। अब हमें भी अपने कस्टमर को टाइम को बचाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्लान करना होगा जैसे कि हमारे कस्टमर हमारे साथ बने रहे। पाँचवें और छठे पॉइंट के ऊपर तो वो है कूपन कोड और कैशबैक। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो प्रोडक्ट को सस्ते में बाई करना चाहता है उनके लिए कूपन कोड अवेलेबल है और जिसे अप्लाई करने से कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है और ऑनलाइन पेमेंट करने से उनको कैशबैक भी मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो होलसेल से प्रोडक्ट खरीदता हूं और अपना मार्जिन निकाल कर कस्टमर को बेचता हूं, तो मैं अपने कस्टमर को कैशबैक और कूपन कोड कैसे प्रोवाइड करूं? पर आप अपने अच्छे से अच्छे कस्टमर को डिस्काउंट तो देते ही होंगे, ये हमें मालूम है, पर आपको बस अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि कोई रेगुलर कस्टमर आपकी शॉप से कोई प्रोडक्ट बाई करता है तो आप उसे बोलते हैं कि बाकी सबके लिए ये प्रोडक्ट इतने में है पर आपके लिए बस थोड़ा कम है। आप अपने कस्टमर को ऐसा बोलते हैं तो आप उसे डिस्काउंट देते ही है। बस वही चीज़ ऑनलाइन स्टोर में कूपन कोड के नाम से प्रचलित है। हमारा ये फार्मूला अब थोड़ा ओल्ड हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ नया इनोवेटिव सोचने की ज़रूरत है। ऐसा ही आप अपने कस्टमर को कैशबैक भी देते हो। जैसे कि उन्होंने 700 रुपीज़ की आपके पास से एक प्रोडक्ट खरीदी है, उन्होंने आपको 1000 रुपीज़ पे किए हैं, आपने उनको फिर से 300 रुपीज़ लौटाए हैं और ऊपर से और 50 रुपीज़ आपने उसको दिए हैं। वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैशबैक कहा जाता है और आपके शॉप पर भी कैशबैक ही कहा जाता है, पर उन्हें लोग कैशबैक समझते नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा मॉडर्न होने की ज़रूरत है और हमारे मेथड में नए नए इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। हमारा सातवां इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेस्ट ऑफर फॉर स्पेशल कस्टमर। आप अपने कस्टमर को स्पेशल ऑफर तो देते ही होंगे, पर वो ऑफर की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती कैसे है? न्यूज़पेपर से, राइट? पर यह तरीका अब पुराना हो गया है। अब टाइम के साथ हमें चेंज होना है। अब जब पहले के टाइम में जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था तब हर कोई सुबह उठकर अखबार पढ़ता था, पर आज लोग सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें करते हैं। अगर आपको अपने कस्टमर तक पहुंचना है तो उनसे न्यूज़पेपर में नहीं, मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करना होगा। अपनी ऑफ़र को सही टाइम पर और सही प्लेस पर सबसे पहले पहुंचाना होगा। इसके लिए हमारा 8वां पॉइंट आपको सबसे हेल्पफुल होगा, कनेक्ट विथ कस्टमर। अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के पास अपने कस्टमर की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होते हैं। इससे वो अपने कस्टमर से डेली कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। अब आपको भी अपने डेटा में छिपे कस्टमर के मोबाइल नंबर से उनको टचअप बिल्ड करना होगा और अपने कस्टमर के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन बनाना होगा और उन्हें अपनी प्रोडक्ट की नई नई ऑफ़र और इन्फॉर्मेशन देते रहना होगा। अब आते हैं हमारे 9वें पॉइंट के ऊपर, जो है पर्सनल कम्युनिकेशन। आपको अपने पुराने डेटा को फिर से निकालना होगा और नए डेटा को भी जमा करना होगा और साथ ही साथ अपने कस्टमर के साथ हर तरह से रिलेशनशिप बॉन्ड करना होगा। उनके साथ किसी न किसी रूप से जुड़े रहना होगा और उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना होगा, तभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से टक्कर ले सकते हैं। अब आते हैं 10वें इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करता है और हम नहीं कर पाते, वो है रिमेंबर न्यू ऑफ़र। हमें अपने हर कस्टमर को हर नई प्रोडक्ट या ऑफ़र के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। मैंने अपने अगले वीडियो में बोला था कि हम डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा होता क्या है कि कोई भी कस्टमर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करता है और वो प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं होती है या फिर वो प्रोडक्ट हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है और हम उसे बाय नहीं करते,
तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई सारे मल्टीपल ऐसे टूल लगे हुए होते हैं कि जो देखते हैं कि किसने बाय किया और किसने नहीं किया है। अब वहाँ पर किसी ने कोई प्रोडक्ट ओपन किया पर बाय नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली जब वो प्रोडक्ट फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा तब अपने कस्टमर को उनकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और वहाँ पे रीटारगेटिंग के ऐसे टूल लगे हुए हैं जहाँ पे हर जगह पे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की होगी। तो वहाँ पे फिर से वो कस्टमर को याद आ जाएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना था पर उस टाइम अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं खरीद नहीं पाया था। तो वो कस्टमर फिर से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाके वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। इसके कारण उनकी डिमांड क्रिएट हो जाती है। या फिर कई बार ऐसी प्रोडक्टें होती है जैसे कि मल्टीपल प्रोडक्ट होती है जिसमें कॉम्बो ऑफर होते हैं, जिसके कारण कस्टमर एक लालच में आकर इथिकल हैकिंग की तरह वो कस्टमर वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है और जो प्रोडक्ट नहीं खरीदनी थी वो भी खरीद लेता है। अब ये चीज़ हमारे शॉप पर कैसे होती है ये देखते हैं। अगर हमारे पास कोई बंदा एक प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए आता है, अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं होता है तो हम उसे नहीं है प्रोडक्ट ऐसा बोल के हम उसे जाने देते हैं, जबकि हम उसका डेटा भी कैप्चर नहीं करते। जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसा टूल लगा हुआ होता है कि जैसे कि कौन से मोबाइल से कौन सी इंक्वायरी होती है वो उन्हें पता लगता है। जैसे ही प्रोडक्ट फिर से आएगा या फिर अफोर्डेबल प्राइस में आएगा या फिर वो प्रोडक्ट होगा और हमने बाय नहीं किया होगा, तब भी वो प्रोडक्ट सारी जगह पे उन्हें दिखाया जाएगा। जैसे कि गूगल है या फिर यूट्यूब है, उनको तरह तरह से ऐड के रूप से वो प्रोडक्ट दिखाया जाएगा और कस्टमर के माइंड में उनका इम्पैक्ट किया जाएगा और इसके कारण उसे याद रहेगा और वो उसकी डिमांड बढ़ने के कारण वो प्रोडक्ट कस्टमर ऑनलाइन जाके फिर से बाय कर लेगा। ऐसे ही स्ट्रैटेजी वहाँ पे यूज़ होती है, जबकि हम यहाँ पे डेटा भी कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा लॉस होता है। अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले 10 पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को फिर से 2-3 बार देखिए और हमसे कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है उसको नोट डाउन कीजिए और हमें उसे कैसे सुधारना चाहिए वो भी नोट डाउन कीजिए। तब तक के लिए